जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो जो है इसमें हम बात करेंगे अखंड भारत के बारे में कि आखिर अखंड भारत क्या है, अखंड भारत किन किन कंट्री से मिलकर बना होगा और क्या जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आज के समय में अखंड भारत पॉसिबल है, क्या अखंड भारत जो हम कामना कर रहे हैं ये बन सकता है। आज की यह वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। बात है 13 अप्रैल की। 13 अप्रैल को हरिद्वार में मोहन भागवत जी जो कि चीफ ऑफ आरएसएस हैं, मतलब आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मतलब उसके अध्यक्ष हैं या चीफ कह लीजिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के मोहन भागवत जी ने हरिद्वार में एक भाषण देते हुए एक बयान दिया कि विथ इन द 15 ईयर यानी कि आने वाले 15 सालों में हम अखंड भारत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? आने वाले 15 सालों में हम अखंड भारत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब एक यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन निकला कि अखंड भारत क्या वाकई में बन सकता है और अखंड भारत मतलब क्या है। तब से जब से यह भाषण उनका आया, इतना इंपॉर्टेंट भाषण क्या है सर, आप पूछेंगे कि मतलब क्या सर इनका भाषण इतना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी आरएसएस के एक कार्यकर्ता हैं और आरएसएस जो कि बीजेपी से उसका तालमेल रहता है, मतलब आरएसएस मतलब बीजेपी, बीजेपी मतलब लगभग आरएसएस। समझ पा रहे हैं? इसलिए ये बयान एक कंट्री का बयान माना जा रहा है कि एक देश का ये बयान है, ये इतना हल्का बयान नहीं है। और तभी से पूरे देश में अखंड भारत की चर्चा शुरू हो गई है। तो अखंड भारत मतलब क्या, मतलब क्या अखंड भारत का मतलब सिर्फ इतना कि जो पीओके है यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो चाइना द्वारा ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारत में मिल जाए, ये अखंड भारत है? कि चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और खुद पाकिस्तान भारत में मिल जाए, ये अखंड भारत है? कि जो दो अखंड भारत की कामना आप लोगों ने सुना, पहला सिर्फ जो पीओके एंड सीओके है वो भारत में मिल जाए, उसे अखंड भारत बोला जाएगा। कि पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीओके एंड पीओके, ये चार चीजें भारत में मिल जाएं तब ये अखंड भारत होगा। दूसरा आपने कस्टम सुना, तीसरा सुनिए। क्या भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इतने कंट्री मिल जाएं तब ये अखंड भारत होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी जानिए ये जितने भी कंट्रीज का नाम मैंने लिया है, कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये जो इतनी कंट्री हैं ये अल्टीमेटली अखंड भारत के टूटे हुए ही पार्ट्स हैं। आज मैं इस बात को इतिहास से लेकर आज तक पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा। अखंड भारत आप लोगों ने देखा। एंड चौथा जो अखंड भारत है जिसकी कामना मोहन भागवत जी करते आए हैं वह है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके साथ साथ थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ईरान, ये इतने कंट्रीज मिलकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले हैं। बात समझ पा रहे हैं? मतलब जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट दिया, आप लोग वीडियो को रिवर्स करके दोबारा सुन सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री जो है अखंड भारत में सम्मिलित होने वाली है। तो यही जो लास्ट वाला मैंने बताया है चौथा, इसी को मोहन भागवत जी ने एक मैप बनाया। उस मैप में इसके जो पुराने नाम हुआ करते थे उस नामों से सबको दिखाया और वही मैप, आरएसएस का मैप आज के समय में ट्रेंडिंग पर चल रहा है कि यही एक्चुअल में अखंड भारत है। अब बात करते हैं भारत के संविधान में कि क्या भारत के संविधान में ऐसी कोई चीज लिखी हुई है। तो जी हाँ, भारत के संविधान में आर्टिकल 51 में एक बात लिखी हुई है। क्या सर? कि हम प्रत्येक देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता को पहचानते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं कि जितने भी कंट्रीज हैं वो स्वतंत्र हैं और संप्रभु कंट्री हैं, हम उनको पहचानते हैं और मानते भी हैं। तो अल्टीमेटली आप लोग सोचिए कि अगर भारत
सारे देशों की संप्रभुता यानी कि स्वतंत्रता को मानता है, तो किस प्रकार से ये सारे कंट्री भारत में भारत सम्मिलित करेगा, मतलब इन सब पर किस प्रकार से अधिपत्य करेगा, जबकि ये सारे स्वतंत्र कंट्री हैं। हमारे संविधान में ही ये चीजें लिखी नहीं है कि हम किसी भी कंट्री पर आक्रमण करेंगे या उस पर अधिपत्य अपना स्थापित करेंगे, ये हमारा संविधान डिनाई करता है। तो आखिर अल्टीमेटली ये बहुत ही खूबसूरती के साथ किस प्रकार से अखंड भारत की कामना की गई है, सबसे पहले हम इसका इतिहास जानते हैं, क्योंकि इतिहास में ही इसकी सारी बातें जो है छुपी हुई हैं। बात है 2585 साल पहले, जिस समय घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य एम्परर बना था अपने यहाँ का। चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय शासक बना, उस समय चंद्रगुप्त ने बहुत सी लड़ाइयां की, वह सिकंदर तक के राज्य को पहुंचा और बहुत सारा अधिपत्य जो है चंद्रगुप्त ने अपना अधिकार स्थापित किया। ये बात कब की है? 185 बीसी पूर्व की, यानी कि आज से 2385 साल पहले की बात है। उस समय चंद्रगुप्त ने ये सारे कंट्री जो है अधिपत्य उस पर अपना स्थापित किया था। क्लियर है ना? और एक मंत्र जो हमारे हिंदू समाज में, यानी कि जब कभी भी कोई पूजा प्रतिष्ठान होता है, वो चलता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, मतलब यहां भी जम्बू द्वीप यानी कि अखंड भारत की कामना की जाती है। आपसे पूछा जाता है आप कहां के निवासी हैं, तो उसमें एक मंत्र बोला जाता है जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, 32 मनमांत्रे ऐसे कुछ करके आगे है। यहां इस मंत्र में भी अखंड भारत की कामना की जा रही है। आज जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे आप रसिया को ले लीजिए चाहे चाइना को ले लीजिए, रसिया में जो 16 पार्ट यानी कि 1991 में 16 देशों में डिवाइड हुआ रसिया यूएसएसआर, उसे एक एक करके अपने पक्ष में लाता जा रहा है। जो देश उसके खिलाफत करते हैं वो उन पर आक्रमण कर देता है। आप यूक्रेन का रिसेंट मामला देख रहे हैं। सिमिलरली चाइना में जो कंट्री यानी कि ताइवान पर आक्रमण करने का वो तैयारी बना रहा है। 9 आइलैंड ऐसे हैं जिसे वो अपने चाइना में कब्जा करने को प्रयास करता जा रहा है। तो जितने भी देश हैं उनके जो टूटी हुई रियासतें हैं उन्हें अब वो जोड़ने का प्रयास करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से भारत ने भी एक ही कामना की है, लेकिन भारत की यह कामना किस प्रकार से और दूसरों से अलग है अखंड भारत की, यही आज हमें समझना है। तो जब चंद्रगुप्त ने बहुत से एरिया पर अपना कब्जा जताया, बहुत से जगहों पर राज्य किया, उस समय चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद यानी कि जिस समय चंद्रगुप्त जो है उनका साम्राज्य जब टूटा, तो अल्टीमेटली जब कोई साम्राज्य जो है राजा या महाराजा खत्म होता है, तो जो छोटे छोटे राजा महाराजा होते हैं ये सब मालिक बनना चाहते हैं, मतलब अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो उसी में चोल पाड़ और ये जितने भी थे इंडिया में, ये सब इन सब का उदय हुआ और ये सब अपनी अपनी अलग अलग रियासत बनाने लगे। धीरे धीरे कर अंग्रेज आए। अंग्रेजों का जब आगमन हुआ उस समय अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि व्यापार करने के माध्यम से आए और धीरे धीरे करके इन राजाओं को आपस में लड़ाते गए और एक एक राजा पर अपना कब्जा जताते गए और फाइनली इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने इन देशों को अलग अलग मान्यता देनी स्टार्ट कर दी। जैसे श्रीलंका को अलग मान्यता मिली, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब जो देश हैं ये अल्टीमेटली इंडिया से ही टूटे हुए हैं। जैसे रिसेंटली अगर बात किया जाए तो भारत से बांग्लादेश जब अलग हुआ, ये 1971 में भारत से बांग्लादेश अलग हुआ। उसके पहले अगर हम जाते हैं 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। उसके पहले 1937 में उस समय का वर्मा यानी कि आज का म्यांमार भारत से अलग हुआ 1937 में, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। वहीं और अगर पीछे जाते हैं तो 1919 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, यानी कि जहां पर आज तालिबान का शासन है वो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1919 में ही वो हमसे टूटा और 1907 में भूटान भारत से अलग हुआ और जो रियासतें हैं वो इससे पहले ही भारत से धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे करके अलग होती गई। मतलब जितना मैंने जितने कंट्री का नाम स्टार्टिंग में चौथे नंबर पर अखंड भारत वाले में गिनाया, वो सब धीरे धीरे करके भारत से ही इसी प्रकार से टूटती गई। अंग्रेजों ने उनको एक एक करके मान्यता देते गए, अंग्रेज मान्यता देते गए और ये कंट्री अपना अलग आधिपत्य स्थापित करते गए। अब सबसे बड़ी बात, क्या इंडिया इन सारे कंट्री पर दोबारा कब्जा करने की सोच रहा है सर? क्या इंडिया भी रसिया की तरह और चाइना की तरह इन कंट्रीज पर आक्रमण करेगा? ऐसा नहीं है सर। इंडिया के आर्टिकल 51 में जैसा कि लिखा हुआ है कि हम सभी देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए
इंडिया किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। जैसे आज के समय में यूरोपियन यूनियन है, आज के समय में यूरोपियन यूनियन जो है वो बिना वीजा के, जो उसमें 27-28 कंट्री हैं, बिना वीजा के आप एक देश से दूसरे देश में आते जाते रहते हैं। अल्टीमेटली जैसे हमारे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश चला जाए, कोई उत्तर प्रदेश से राजस्थान चला जाए, कोई उत्तर प्रदेश से दिल्ली चला जाए, ऐसे जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे यहाँ जैसे जाया जाता है, ऐसे जो यूरोपियन यूनियन है, मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो एक देश से दूसरे देश में आती जाती हैं और एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार फ्री टैक्स, मतलब जीरो टैक्स के साथ करती हैं। आप उनके यहाँ कुछ बेचिए जीरो टैक्स, वो आपके यहाँ कुछ बेचेंगे जीरो टैक्स, ना तो इंपोर्ट ड्यूटी ना ही एक्सपोर्ट ड्यूटी वहां पे लगेगी। और ये देश आज के समय में प्रगति की राह पर अग्रसर है। अल्टीमेटली इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया जो कि भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ और इसके बांग्लादेश के साथ, इसमें जो व्यापार यानी कि ट्रेड डेफिसिट है, इसमें इंडिया बेनिफिट में रहता है, मतलब इंडिया प्लस में रहता है। ट्रेड डेफिसिट मतलब जैसे आप किसी देश के साथ इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो तो ये आपका नुकसान होता है। लेकिन जब आप किसी देश के पास एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो और इंपोर्ट कम करते हो तब आपका ट्रेड जो है ये पॉजिटिव है, मतलब प्लस में आप हैं। तो इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो अगर हमारा इन लोगों के साथ अच्छा टाई अप बना, जिस प्रकार से आज यूरोपियन यूनियन है, अगर हम उस प्रकार से इन लोगों के साथ कर पाए, साथ अपने मिला पाए, तो हमारा इनके साथ व्यापार और बढ़ेगा। और अल्टीमेटली ये सारी जो कंट्रीज हैं, ये हम ही से सामान, जैसे कहीं आज पाकिस्तान किसी दूसरे से कोई सामान परचेज कर रहा है, इंडिया से परचेज करेगा। ये हम कहीं और से तेल मंगा रहे हैं, ईरान से मंगाएंगे, कोई भी कंट्री है, ये आपस में मिल जाएगा। और जैसे आज नाटो काम करता है कि किसी भी प्रकार से अगर नाटो के किसी मेंबर पर हमला अगर कोई देश करता है तो आर्टिकल 5 के अनुसार नाटो की जितने भी कंट्रीज हैं वो उस अपने ऊपर उस हमला को मानेंगे और तुरंत अगले कंट्री के खिलाफ जो है जंग में कूद जाएंगे। तो इन सारे कंट्रीज को आपस में मिलाकर और हमें सिर्फ यूरोपियन यूनियन और नाटो जैसे संबंध बनाना है। मतलब मोदी जी वहां की सरकार नहीं होंगे, मतलब भारत का प्रधानमंत्री वहां का सरकार गवर्नमेंट नहीं होगा, वहां के जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट रहेंगे। लेकिन हमारा जो इनके साथ व्यापार है, हमारा जो इनके साथ टाई अप इस प्रकार से हो जाए कि अगर किसी भी देश पर कोई आक्रमण करे तो हम सब साथ होकर अगले देश का सामना करने के लिए जाएं, हम सब एकजुट हो जाएं। यही एक्चुअल में अखंड भारत है। समझ पा रहे हैं? मतलब अखंड भारत का मतलब कि सारे कंट्रीज पर आधिपत्य भारत का हो जाए, ये नहीं। अखंड भारत का मतलब है कि सभी जो देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनमें जो व्यापार है फ्री टैक्स हो जाए। और अगर कोई देश इन पर आंख उठाता है, नजर उठाता है, तो सारे देश उस पर अपने आप पर हमला माने और सभी मिलकर काम करें। इससे भारत की शक्ति यानी कि अखंड भारत की शक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। मतलब ये सारे कंट्रीज अगर आपस में मिल गए तो भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरेगा और यही कामना मोहन भागवत जी ने की। तो आशा करता हूं कि आप सभी अखंड भारत की इस कामना को समझे होंगे और किस प्रकार से आर्टिकल 51 का पालन करते हुए अखंड भारत का निर्माण किया जा सकता है। ये बातें आप सभी को अच्छी भी लगी होंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।